नेक्स्ट वी हैव इज कंट्रोल्ड ऑफ स्कैटर रेडिएशन, यानी कि स्कैटर रेडिएशन हमने देख लिया किस तरह से बनती है, हमने बात कर ली थी। केवीपी को इंक्रीज करने से स्कैटर रेडिएशन बन रही थी, पेशेंट की थिकनेस इंक्रीज होती थी तो स्कैटर रेडिएशन बन रही थी। इसके अलावा हमारे पास फील्ड साइज को बढ़ाते थे तो हमारे पास स्कैटर रेडिएशन बढ़ रही थी। ठीक है, अब बनना आपको पता चल गया और हमें ये भी पता है कि किस चीज़ के बढ़ाने से ये ज़्यादा हो रही है, तो अब हम उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं देखते हैं। इफेक्ट ऑफ स्कैटर रेडिएशन ऑन इमेज कंट्रास्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अब स्कैटर रेडिएशन आपके पास बनी गई है, हमें ये भी पता है कि किन चीज़ों को ज़्यादा करने की वजह से वो ज़्यादा होती हैं और किन चीज़ों को कम करने की वजह से वो कम होती हैं। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इमेज कंट्रास्ट के ऊपर इनका इफेक्ट क्या है, आया हमें ये चाहिए भी और नहीं चाहिए। तो याद रखना है इमेज कंट्रास्ट को ये हमेशा कम करती हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्वालिटी इज कंट्रास्ट। हमने पहले भी बात की थी कि इमेज क्वालिटी हम कहते ही किया है कि इस इमेज को हम कहते हैं कि यह हाई क्वालिटी इमेज है जिसका कंट्रास्ट अच्छा होता है। कंट्रास्ट से मुराद डार्कर और ब्राइटर एरियाज, आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा होता है उनमें, द विजिबल डिफरेंस बिटवीन द लाइट एंड डार्क एरियाज ऑफ एन इमेज। तो वही बात हो गई। कंट्रास्ट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस इन ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी कि कंट्रास्ट बेसिकली वही है कि कितने डार्क और ब्राइट एरियाज के दरमियान आप लोग डिफरेंस कर सकते हो। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी टू इमेज एंड डिस्टिंग्विश सॉफ्ट टिश्यूज, यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज आपको एक जैसे नजर आते हैं रेडियोग्राफ के ऊपर, कुछ डार्क ग्रे नजर आते हैं, कुछ लाइट ग्रे नजर आते हैं, तो आप उनमें कितना डिफरेंस कर सकते हो, दैट इज कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। दो सिमिलर टिश्यूज को डिफ्रेंशिएट कर सकोगे आप लोग, जितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर सकोगे इसका मतलब है कि उस इमेज की कंट्रास्ट रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, इवन अंडर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस मोस्ट रेमिनेंट एक्सरेज आर स्कैटर्ड, यानी कि अगर आप लोगों ने बहुत ही अच्छी कंडीशन रखी हुई है, बहुत फेवरेबल कंडीशंस है, उसके बावजूद मोस्टली जो हमारे पास रेमिनेंट एक्सरेज होती हैं वो क्या होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं। और रेमिनेंट एक्सरेज कौन सी होती हैं, वो एक्सरेज जो पेशेंट की बॉडी को एग्जिट करती हैं और इमेज रिसेप्टर तक पहुंचती हैं। ठीक है, फिगर 11.9 illustrate that scattered x-rays are emitted in all directions, और scattered x-rays हर डायरेक्शन के अंदर जाती हैं from the patient. If you could image a long bone in cross section using only transmitted unscattered x-rays, यानी कि इमेज रिसेप्टर के ऊपर जो एक्सरेज जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिटेड है, स्ट्रेट लाइन में आई है, पेशेंट की बॉडी से निकली और स्ट्रेटली इमेज रिसेप्टर के ऊपर चली गई, और दूसरा अनस्कैटर्ड है, किसी किस्म की डायरेक्शन में चेंज नहीं आया है, द इमेज वुड बी वेरी शार्प, इमेज कैसी होगी, बहुत शार्प होगी। द चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी फ्रॉम डार्क टू लाइट, यानी कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रही है आपके पास, डार्क से लाइट की तरफ जा रही है, corresponding to the bone to soft tissue interface would be very abrupt, therefore image contrast would be high। तो अब यही कह रहे हैं कि जब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिटेड एक्सरेज आई हैं, किसी भी किस्म की स्कैटरिंग नहीं हुई है, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास बोन है और यहाँ पे साथ आपके पास कोई सॉफ्ट टिश्यू है, तो बोन और सॉफ्ट टिश्यू के ये जो एजेस होंगे इनके दरमियान क्लियर आपको डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, यानी कि इनका कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा हाई होगा। ऑल राइट, रिड्यूस्ड इमेज कंट्रास्ट रिजल्ट्स फ्रॉम स्कैटर्ड एक्सरेज। तो जो इमेज का कंट्रास्ट कम हो रहा होता है वो बेसिकली किस चीज़ की वजह से कम हो रहा होता है, स्कैटर्ड एक्सरेज की वजह से कम हो रहा होता है। अगर आप इस इमेज को देखो तो ये लास्ट टॉपिक के लिए इमेज है, मैं बताना भूल गई थी। देखो अब यहाँ पर एब्डोमेन देखो कितना थिक है, और यहाँ पर देखो आपने कंप्रेस कर दिया, जब कंप्रेस किया है तो क्या हुआ, इमेज रिसेप्टर के करीब आ गया, तो आपके पास डायरेक्टली एक्सरेज इसके ऊपर जाएंगी, आपके पास पेशेंट को डोज भी कम मिलेगा और कंट्रास्ट भी अच्छा होगा। ऑल राइट, अब यहाँ पर देखो एक्सरेज आ रही हैं, पेशेंट की बॉडी से गुजरी, अब कुछ एक्सरेज क्या कर रही हैं, इमेज रिसेप्टर तक जा रही हैं और कुछ स्कैटर्ड हो गई हैं, तो मोस्टली वो यही कह रहे हैं कि ये क्या है, स्कैटर्ड है। अब ये वाली जो एक्सरेज हैं जो कि इमेज रिसेप्टर तक जा रही हैं इनको हम क्या कहते हैं, दे आर इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज। इनमें कुछ एक्सरेज देखो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं और कुछ की डायरेक्शन थोड़ी बहुत चेंज है, यानी कि स्कैटर्ड और ट्रांसमिटेड एक्सरेज जाती हैं इमेज रिसेप्टर तक। ऑल राइट, अब अगर आप लोग इस इमेज को देखो तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो एक्सरेज आ रही हैं, ये आपके पास बोन है अंदर। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये एक्सरे यहाँ तक आई, आगे निकल रही है नहीं, क्योंकि ये बोन, क्योंकि इस एक्सरे को बोन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ये वाली एक्सरे आपके पास स्ट्रेट आई और जहाँ पे एक्सरेज आ रही है वो फिल्म आपको कैसी नज़र आ रही है,
ब्लैक नज़र आ रही है और जिन एरियाज तक नहीं पहुंच रही वो एरियाज आपको ब्राइट नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही है। अब जो बोन की इमेज आएगी रेडियोग्राफी पर वो इसी वजह से ब्राइट आती है बिकॉज बोन एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर रही होती है। ऑल राइट। अब अगर आप इस एक्सरे को देखो तो इसमें क्या है, सारी की सारी एक्सरेज बोन में से गुजर रही हैं। जब सारी की सारी गुजर रही हैं तो ये देखो नीचे फिल्म आपको टोटली ब्लैक नज़र आ रही है, किसी किस्म का कंट्रास्ट नहीं है आपके पास। इसी तरह सी वाली को देखो, अब सी में क्या हो रहा है, एक्सरेज आ रही हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो रही हैं और कुछ की डायरेक्शन चेंज हो रही है, आ रही हैं स्कैटर्ड हो रही हैं, कुछ एक्सरेज अपनी डायरेक्शन को चेंज करके आ रही हैं। यहाँ पर देखो, ठीक है, तो जो चेंज कर रही है वो क्या है, स्कैटर्ड एक्सरेज हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इमेज का कंट्रास्ट कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ए वाली में क्या है, हाई कंट्रास्ट है। अब ए वाली में हाई कंट्रास्ट क्यों है, क्योंकि बोन ने टोटली एब्जॉर्ब कर लिया और सिर्फ अनस्कैटर्ड एक्सरेज जो हैं वो फिल्म तक पहुंची हैं, रिसेप्टर तक पहुंची हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रास्ट ने हाई आना है। बी वाली इमेज को देखो, किसी किस्म का कोई कंट्रास्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि सारी की सारी एक्सरेज स्कैटर्ड हो गई हैं। ठीक है, और सी वाली को अगर आप देखो तो सी वाली में क्या है, मॉडरेट कंट्रास्ट है। क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ एक्सरेज बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं यानी कि ट्रांसमिटेड आ रही हैं और कुछ एक्सरेज स्कैटर्ड आ रही हैं। ऑल राइट। अब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड इफ द रेडियोग्राफ वर टेकन विद ओनली स्कैटर रेडिएशन, अगर तो रेडियोग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्कैटर रेडिएशन है, किसी किस्म की ट्रांसमिटेड एक्सरेज नहीं है, तो क्या होगा, क्या उसका कंट्रास्ट आएगा, कोई कंट्रास्ट नहीं आएगा। द ऑब्जेक्ट वुड बी डल ग्रे, बिल्कुल डार्क ग्रे होगी। द रेडियोग्राफ कंट्रास्ट वुड बी वेरी लो, कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा कम होगा। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर क्या होता है, हाउ एवर इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज कंसिस्ट ऑफ, अब नॉर्मली क्या होता है, इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज यानी कि जो इमेज रिसेप्टर तक पहुंच रही होती हैं वो ट्रांसमिटेड भी होती हैं यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं, और दूसरा स्कैटर्ड भी होती हैं। If the radiograph were properly exposed, the image in cross-sectional view would appear as an figure 1110C। उसको भी हम देखते हैं C वाली इमेज में, अगर प्रॉपरली आप लोगों ने एक्सपोज किया है। दिस इमेज वुड हैव मॉडरेट कंट्रास्ट, अब इस इमेज का कंट्रास्ट क्या है, मॉडरेट है। द लॉस ऑफ कंट्रास्ट रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज, तो मॉडरेट क्यों है यानी कि कम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर स्कैटर्ड एक्सरेज है। टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्कैटर रेडिएशन, अब हम स्कैटर रेडिएशन को किस तरह से कम कर सकते हैं, हम स्कैटर रेडिएशन को कम कर सकते हैं बीम रिस्ट्रिक्टर्स को यूज़ करके और ग्रिड्स को यूज़ करके। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि बीम रिस्ट्रिक्टर क्या है और ग्रिड्स क्या होती हैं। ठीक है, अब नाम से ही जाहिर है बीम रिस्ट्रिक्टर्स यानी कि ये बीम को रिस्ट्रिक्ट करेंगी, लिमिट करेंगी। ठीक है, तो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेस आर यूज्ड, कौन कौन सा, हम अपर्चर डायफ्राम यूज़ करते हैं, हम कोन्स या फिर सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, और आजकल जो यूज़ हो रहा होता है दैट इज़ वेरिएबल अपर्चर कोलिमेटर। ठीक है, सो तीन तरह की हमारे पास बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेस होती हैं। यहाँ पे अगर आप लोग इसको डायग्राम में भी देखो तो ये हमारे पास अपर्चर डायफ्राम है। इसमें क्या है कि एक लेड की शीट है और उसके अंदर हमारे पास क्या है, अपर्चर है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये सिलेंडर है, ये देख लो ये नीचे आया हुआ है ये वाला। ठीक है, इस तरह से होती है, और ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल अपर्चर कोलिमेटर है। An aperture diaphragm is the simplest of all beam restricting devices। MCQs आ सकता है कि इनमें सबसे सिंपलेस्ट कौन सा होता है, सो याद रखना है सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास कौन सा है, अपर्चर डायफ्राम है। ठीक है, ये होता क्या है, ये आपके पास एक लेड होती है, ये लेड लाइंड मेटल डायफ्राम है दैट इज अटैच टू द एक्सरे ट्यूब हेड। अब देखो हमने क्या करना है, बीम को रिस्ट्रिक्ट करवाना है, तो हम इसको कहाँ पर लगाएंगे, ये आपके पास एक्सरे ट्यूब होती है और हमने बात की थी कि ये आपके पास विंडो होती है जहाँ से यूजफुल बीम निकल रहा होता है, ऐसा ही है। तो इसके आगे हम लगाएंगे डायफ्राम अपर्चर को, यानी कि ये जो यूजफुल बीम आ रहा है अब ये सारी डायरेक्शंस में आ रहा है, तो ये बाकी सारी इधर लेड है ना, तो लेड इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, सिर्फ और सिर्फ ये जो अपर्चर है इसमें से बाहर निकलेगा। ठीक हो गया। The opening in the diaphragm usually is designed to cover just less than the size of the image receptor used। तो जो ओपनिंग होगी ना डायफ्राम के अंदर, उस ओपनिंग से बेसिकली आपके पास एक्सरेज निकलेंगी और सिर्फ उसी जगह पर जाएंगी जिस जगह की आप लोगों ने इमेजिंग करनी है। ठीक है, ये इमेज रिसेप्टर से कम होगी। फिगर 11-12 shows how the X-ray tube, the aperture diaphragm and the image receptor are related।
अब यहाँ पर देखो क्या है, ये आपके पास एक्सरे ट्यूब है विच इज़ द सोर्स ऑफ एक्सरेज, ठीक है, यहाँ से एक्सरेज निकल रही हैं। अब आगे आपने क्या लगा दिया है, अपर्चर डायफ्राम। अब इसका काम क्या है, ये देखो ये इर्द गिर्द लेड से बना हुआ है, दरमियान में अपर्चर है, सिर्फ और सिर्फ इस अपर्चर से आपके पास एक्सरेज निकलेंगी, ठीक है, बाकी सारी एक्सरेज एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ये कोलिमेट करता है। अब नीचे आपके पास इमेज रिसेप्टर है ना, अब जितना ये अपर्चर है ना उतने ही आपके पास एरिया के ऊपर ये बीम जाके फॉल करेगा इमेज रिसेप्टर के, ठीक हो गया। The most familiar clinical example of aperture diaphragms may be radiographic imaging systems for trauma। याद रखना है, अब ट्रॉमा के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या यूज हो रहे होते हैं, अपर्चर डायफ्राम्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। द टिपिकल ट्रॉमा सिस्टम हैज अ फिक्स्ड सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। अब जाहिर सी बात है ट्रॉमा है, उसमें तो पेशेंट मूव नहीं कर सकता, सीरियस होता है तो क्या करते हैं, उसमें बेसिकली जो सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है एंड इज इक्विप्ड विद डायफ्राम डिजाइन टू एक्यूमुलेट फील्ड साइजेस ऑफ 13x18। तो वहाँ पर जो डायफ्राम यूज़ किए जाते हैं यूजुअली उनका साइज़ क्या होता है, 13x18 हो सकते हैं, 20x25 सेंटीमीटर हो सकते हैं और 25x30, यानी कि 5 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस है, ठीक है। रेडियोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम्स फॉर ट्रॉमा कैन बी पोजिशन टू इमेज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये बात भी याद रखनी है कि ट्रॉमा में जो रेडियोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम्स होते हैं उनको यूज़ करके आप बॉडी के किसी भी पार्ट की रेडियोग्राफी कर सकते हो, किसी भी पार्ट की इमेजिंग कर सकते हो, ठीक है। वो आपके पास पोर्टेबल होती हैं। एक्सरे इमेजिंग सिस्टम डेडिकेटेड स्पेसिफिकली टू चेस्ट रेडियोग्राफी। अब वो जो सिर्फ और सिर्फ चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए यूज़ हो रहा है, इट कैन बी सप्लाइड विद फिक्स्ड अपर्चर डायफ्राम। अब इसके अंदर क्या होता है, अपर्चर डायफ्राम फिक्स्ड होता है। सच अपर्चर डायफ्राम्स फॉर चेस्ट रेडियोग्राफी आर डिजाइंड टू एक्सपोज ऑल ऑफ द 35x43 सेंटीमीटर इमेज रिसेप्टर एक्सेप्ट फॉर अ 1 सेंटीमीटर बॉर्डर, यानी कि आपके पास 35x43 सेंटीमीटर ये आपके पास इमेज रिसेप्टर है, तो 1 सेंटीमीटर बाउंड्री आप छोड़ोगे, यानी कि ये इर्द गिर्द वाली जगह आप लोग छोड़ोगे, बाकी ये वाली जगह के अंदर आपके पास सारी की सारी इमेजिंग होगी, ठीक है। और इसका साइज भी इंपॉर्टेंट है, 35x43 सेंटीमीटर MCQs आ सकता है, ठीक है। और चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर फिक्स्ड अपर्चर डायफ्राम यूज होते हैं, जबकि ट्रॉमा वाली में फिक्स्ड नहीं होते हैं, आप किसी भी पार्ट की रेडियोग्राफी कर सकते हो, ठीक है। रेडियोग्राफिक एक्सटेंशन कोन्स एंड सिलेंडर्स आर कंसिडर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ द अपर्चर डायफ्राम, यानी कि अपर्चर डायफ्राम्स के अंदर ही मॉडिफिकेशन करके कोन्स भी बनाई गई है और सिलेंडर शेप भी बनाया गया है, ठीक है। फिगर 11-14 प्रेजेंट्स अ डायग्राम ऑफ अ टिपिकल एक्सटेंशन कोन एंड सिलेंडर। आगे चल के बताती हूँ। अब दोनों के अंदर ही हमारे पास क्या होता है, एन एक्सटेंडेड मेटल स्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्ट्स द यूजफुल बीम टू अ रिक्वायर्ड साइज। अब कोन बेसिकली इस शेप की होगी, कोन शेप की होगी, ठीक है, और जो आपके पास सिलेंडर होता है वो इस शेप का होता है, तो ये दोनों ही क्या है, मेटल की एक्सटेंशन है, ठीक है। यानी कि ऊपर डायफ्राम वैसे ही है, अब डायफ्राम के अगर इधर मैं कोन फिट कर दूं तो ये सी की एक्सटेंशन है, या फिर अगर मैं यहाँ पर ये डायफ्राम और इसके अपर्चर के अंदर में इस तरह सिलेंड्रिकल बीम रिस्ट्रिक्टर रख दूँ तो ये हमारे पास उसी की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। द पोजीशन एंड साइज ऑफ द डिस्टल एंड एक्ट एज एन अपर्चर एंड डिटरमिन फील्ड साइज। तो इसका डिस्टल एंड कौन सा है, ये अब ये अपर्चर के तौर पे काम करेगा, क्योंकि ऊपर वाले अपर्चर में तो मैंने ये फिक्स कर दिया, ठीक है, और इसका ये वाला अपर्चर के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो जो भी फील्ड साइज होगा उसके ऊपर हम, यानी कि जिस भी रिक्वायर्ड एरिया की हमने इमेजिंग करनी है, हम उसके ऊपर इसको एक्सपोज करवाएंगे। In contrast to the beam produced by an aperture diaphragm, the useful beam produced by an extension cone or cylinder is usually circular। अब याद रखना है, देखो ये आपके पास एक्सटेंशन कोन है, नीचे से कैसी है, ऐसी है, और सिलेंडर नीचे से कैसा है, ये भी गोल है, तो इनकी वजह से जो बीम निकलेगा बाहर वो भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ये बात भी याद रखनी है। बोथ ऑफ दीज बीम रिस्ट्रिक्टर्स आर रूटीनली कॉल्ड, इनको हम रूटीनली कोन्स भी कहते हैं, इवन दो द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप इज एक्चुअली अ सिलेंडर, और मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है वो कौन सी होती है, सिलेंडर होती है, ठीक है। वन डिफिकल्टी विद यूजिंग कोन्स इज अलाइनमेंट। अब याद रखना है, ये जो हम लोग कोन्स यूज कर रहे होते हैं तो इनकी अलाइनमेंट बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक्सरे सोर्स है, कोन है और इमेज रिसेप्टर को ठीक तरह से अलाइन नहीं किया, so one side of the radiograph may not be exposed because the edge of the cone may interfere with the x-ray beam, ठीक है। तो इंटरफेरेंस बड़ी ज़रूरी है। इंटरफेरेंस से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब है, ये इसकी विंडो है, यहाँ से एक्सरे बीम इस तरह से निकल रहा है,
ऐसा ही है। अब नीचे हमने क्या लगा दिया है, ये आपके पास डायफ्राम है, इसके अंदर अपर्चर था और अपर्चर के अंदर हमने क्या लगा दिया, सपोज हमने कोन शेप लगा दी। ठीक है, अब ये जो ऊपर से बीम आ रहा है ना, ये बीम, ये जो है ना दिस वन, इसे कहते हैं फ्लेयर, कोन फ्लेयर। और ये आपके पास क्या है, दिस इज बेस। अब याद रखना है जो अपर्चर डायफ्राम है ना, इसमें इसकी बेस फिक्स की जाती है। ठीक है, और नीचे आपके पास ये जो साइड्स हैं, ये क्या है, फ्लेयर है। अब मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि जो एक्सरे बीम है ना, सपोज ये एक्सरे बीम है, इसको मैं फ्लेयर को अलग कलर से ड्रॉ करती हूँ, तो ये आपके पास फ्लेयर है, इस फ्लेयर के अंदर अंदर होना चाहिए, अंदर वाला एक्सरे बीम इस फ्लेयर के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी अलाइनमेंट बड़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास बीम इस फ्लेयर के अंदर नहीं है या बहुत ज़्यादा इसने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो क्या होगा, जो रिक्वायर्ड फील्ड जिसके भी आप लोगों ने इमेजिंग करनी है उस तक एक्सरेज नहीं पहुंचेगी। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल को अलग से ड्रॉ करती हूँ, ये आपके पास क्या है, ये फ्लेयर है। ठीक है, और जो एक्सरे बीम आ रहा है वो इसके अंदर है, तो एक्सरे बीम को हमेशा इसी तरह होना चाहिए। ठीक है, फ्लेयर हमेशा बड़ी होगी और एक्सरे बीम अंदर होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसकी आप लोगों ने अलाइनमेंट ठीक से नहीं की, जब अलाइनमेंट ठीक से नहीं करोगे तो क्या होगा, एक्सरे बीम आएगा इस फ्लेयर से टकरा जाएगा। ठीक है, जब ये फ्लेयर से टकराता है, ये किसकी बनी हुई है, लेड की बनी हुई है, मेटल है ना, तो ये तो एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो एज अ रिजल्ट किसी किस्म की आगे पेशेंट तक जाएंगी एक्सरेज, नहीं जाएंगी। जब पेशेंट तक नहीं जाएंगी तो किस तरह से इमेजिंग होगी, फिर तो रिसेप्टर तक भी नहीं जाएंगी। ऐसा ही है ना, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इनकी अलाइनमेंट ठीक से नहीं की तो क्या होगा, एज ऑफ द कोन में इंटरफेयर विद द एक्सरे बीम, तो ये जो इसके एजेस हैं ना, ये वाले, ये इस एक्सरे बीम के साथ इंटरफेयर करेंगे। सच इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कोन कटिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोन कटिंग कहते हैं। ऑल राइट, at one time cones were used extensively in radiographic imaging. Today they are reserved primarily for examinations of selected areas. Figure 11-15 shows how a cone improves image contrast when used in examination of the frontal sinuses. तो आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरह से frontal sinuses के अंदर cones ने image का contrast improve किया है। Cones are routinely used in dental radiography, important for MCQs. डेंटल रेडियोग्राफी के अंदर बेसिकली आपके पास क्या चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, कोन्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो अभी तक जो 2-3 MCQs मैंने आपको बताया वो क्या है कि सिंपलेस्ट कौन सा है, अपर्चर डायफ्राम है। उसके अलावा हमने बात की ट्रॉमा के अंदर क्या यूज़ होता है, पोर्टेबल यूज़ होता है, किसी भी किस्म की आप किसी भी पार्ट की आप इमेजिंग कर सकते हो। चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर फिक्स्ड होता है, 35x43 सेंटीमीटर का होता है, और आपके पास 1 सेंटीमीटर बॉर्डर छोड़ा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने बात की कि उसी के एक्सटेंशंस कोन्स और सिलेंडर्स हैं, उनका सर्कुलर बीम होता है, और हमारे पास कोन्स जो हैं वो रूटीनली यूज़ कहाँ पे हो रही हैं, डेंटल रेडियोग्राफी के अंदर यूज़ हो रही हैं। ठीक है, ये डायग्राम में नीचे आप देखो, ये बेसिकली आपके पास है सिलेंडर और ये आपके पास है कोन शेप्ड। ठीक है, अब तीसरा आपके पास कौन सा है, द लाइट लोकलाइजिंग वेरिएबल अपर्चर कोलीमेटर। याद रखना है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइस इन रेडियोग्राफी। अब दो चीजें हैं, मोस्ट सिंपलेस्ट कौन सा है, वो है अपर्चर डायफ्राम, और कॉमनली जो यूज हो रहा है वो कौन सा है, वो है वेरिएबल अपर्चर कोलीमेटर। दोनों एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास जो वेरिएबल अपर्चर कोलीमेटर्स हैं, ये क्या हैं, ये मॉडर्न होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। फिगर 11-17 आइडेंटिफाइज द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ सच अ कोलीमेटर। आगे चल के बताती हूँ इसके प्रिंसिपल पार्ट्स कौन से हैं। कोलीमेशन बेसिकली क्या है, कोलीमेशन मतलब नैरोइंग द एक्सरे बीम, बीम को नैरो कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना। ठीक है, तो कोलीमेशन बेसिकली क्या करती है, ये पेशेंट रेडिएशन डोज को कम करती है एंड इम्प्रूव्स कंट्रास्ट रेजोल्यूशन, और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन को ज़्यादा करती है। कैसे, पेशेंट डोज को कैसे कम करती है, क्योंकि जितना स्मॉलर बीम होगा इसका मतलब है कि बॉडी का कम हिस्सा एक्सपोज होगा एक्सरेज के लिए, तो इसका मतलब है कि लेस पार्ट ऑफ द बॉडी इज एक्सपोज टू एक्सरेज। ऑल राइट, अगर लेस एक्सपोजर होगा इसका मतलब है कि लेस डोज मिलेगा पेशेंट को। ऐसा ही है। दूसरा वो क्या कहते हैं कि इमेज का कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बढ़ा रहा है, इमेज का कंट्रास्ट बढ़ा रहा है। तो कैसे बढ़ाता है,
कि जब स्मॉलर बीम होगा कम टिश्यूज के साथ जाकर वो हिट करेगा, जब कम टिश्यूज के साथ जाकर हिट करेगा तो कम स्कैटरिंग होगी, और जब कम स्कैटरिंग होगी तो हमारे पास क्या होगा, कंट्रास्ट बेटर होगा। Not all X-rays are emitted precisely from the focal spot of the X-ray tube। अब जरूरी नहीं है कि सारी की सारी एक्सरे सिर्फ और सिर्फ फोकल स्पॉट से ही निकले। पहले मैंने आपको बताया ये हमारे पास एनोड होता है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एनोड के एरिया के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से एक्सरेज निकलती हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसी एरिया के ऊपर आकर स्ट्राइक करें और यहीं से एक्सरे निकले, बाज़-औक़ात वो यहाँ पर भी आकर स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, फोकल स्पॉट से बाहर भी स्ट्राइक कर सकते हैं और एक्सरेज बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सम एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रे एंड इंटरैक्ट एट पोजीशंस ऑन द एनोड अदर देन द फोकल स्पॉट, यानी कि फोकल स्पॉट से बाहर, इनको हम क्या कहते हैं, ऑफ फोकस रेडिएशन। और जब भी ऑफ फोकस रेडिएशन होगी वो क्या करेगी, इमेज को ब्लर करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर आप इमेज देखो, ये हमने बात की थी ना कि जो हमारे पास फ्रंटल साइनसेस हैं, अब इस इमेज के अंदर किसी भी किस्म की बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेस यूज़ नहीं की गई। एज अ रिजल्ट पूरी की पूरी स्कल के ऊपर एक्सरेज जाकर एक्सपोज की और सारी की सारी स्कल की इमेजिंग आई। अब बेसिकली आपको चाहिए किसकी थी, फ्रंटल साइनसेस की चाहिए थी। तो अब जब आप लोगों ने कोन वाला यूज़ किया तो देखो सिर्फ और सिर्फ फ्रंटल साइनसेस के ऊपर जाकर एक्सरेज ने एक्सपोज किया है और सिर्फ इसकी इमेज आई है। बाकी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इनके ऊपर रेडिएशंस नहीं पड़ी, तो पेशेंट डोज कम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, टू कंट्रोल ऑफ फोकस रेडिएशन, अगर आप ऑफ फोकस रेडिएशन को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अ फर्स्ट स्टेज entrance shuttering device that has multiple collimator blades protrudes from the top of the collimator into the X-ray tube housing। आप लोग ऑफ फोकस रेडिएशन को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अब फर्स्ट स्टेज, दो चीज़ें आप लोग यूज़ करोगे, एक आपके पास है फर्स्ट स्टेज एंट्रेंस शटरिंग डिवाइस और दूसरी हमारे पास है सेकेंड स्टेज कोलीमेटर शटर। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेज वाला क्या करेगा और सेकंड स्टेज वाला दोनों ही ऑफ फोकस रेडिएशंस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि that has multiple collimator blades protrudes from the top of the collimator into an X-ray tube housing। तो आप इसको X-ray tube housing के अंदर लगाते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास X-ray tube है ना, अब X-ray tube के अंदर ये एनोड है, ये कैथोड है, तो ये बाहर क्या है, हाउसिंग है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, विंडो है, यहाँ से यूजफुल एक्सरे बीम निकलेगा, तो यहाँ पर ही बेसिकली आप लोग क्या लगाते हो, इसको लगाते हो। ठीक है, that has multiple collimator blades protrudes from the top of the collimator into the X-ray tube housing। तो collimator से ऊपर X-ray tube housing के अंदर आप लोग इसको लगाते हो, क्योंकि देखो कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, अब एनोड के अगर फोकल स्पॉट से बाहर स्ट्राइक किए तो ऑफ फोकस रेडिएशंस बनेंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आप ट्यूब की हाउसिंग के अंदर जो है वो क्या यूज़ करोगे, फर्स्ट स्टेज एंट्रेंस शटरिंग डिवाइस यूज़ करोगे। ठीक है, अब उस डिवाइस के जो लीव्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंड स्टेज कोलीमेटर शटर, ये लेड से मिलकर बना हुआ होता है और कितने मिलीमीटर थिक होता है, 3 मिलीमीटर थिक होता है। दे वर्क इन पेयर्स एंड आर इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड देयर बाय अलाउइंग फॉर बोथ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर फील्ड। अब इसका मतलब क्या है, देखो कि इस तरह से आपके पास शटर्स होते हैं। ठीक है, दो इस तरह से लगे हुए होते हैं और दो इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब जब आप लोग इनको मूव करवाओ इधर तो ये एरिया स्मॉल हो गया, और इनको अगर इस साइड पे मूव करवाओ तो जितना भी फील्ड का साइज रखना चाहो आप लोग रख सकते हो। ठीक है, दो शटर्स आपके पास लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं और दो अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट आप लोग अगर उसको रेक्टेंगुलर फील्ड करना चाहते हो तो ये भी बना सकते हो, और अगर स्क्वायर फील्ड रखना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। Light localization in a typical variable aperture collimator is accomplished with a small lamp and mirror। अब हमारे पास क्या है, जो लाइट लोकलाइजिंग वेरिएबल अपर्चर होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर आपके पास होता है एक बल्ब और बल्ब के सामने रखा जाता है मिरर को। ठीक है, अब वो मिरर बेसिकली क्यों रखा जाता है, The mirror must be far enough on the X-ray tube side of the collimator leaves to project a sufficiently sharp light pattern through the collimator leaves when the lamp is on। अब देखो, अब एक्सरेज क्या है, एक्सरेज हमारे पास हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें नज़र आती हैं, नहीं आती हैं, ऑब्वियस ही बात है ना, ये हमें नज़र नहीं आती है। हमें क्या चीज़ नज़र आती है, हमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट नज़र आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने देखा था। ठीक है,
जब हमें एक्सरेज नज़र नहीं आती तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ हमने पेशेंट की इस जगह पर उनको फॉल करवाना है, या हमें कैसे पता चलेगा कि उस जगह पर फॉल हो भी रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ दीज वेरिएबल अपर्चर कोलिमेटर्स। आप लोगों ने कभी नोट किया जब आप लोग एक्सरे वगैरह करवाने गए हो तो वहाँ पर जब जैसे ही वो एक्सरे ट्यूब ऑन होती है तो एक लाइट आपके ऊपर आके फॉल करती है, जिस भी आप लोगों ने पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की इमेजिंग करवानी है उसके ऊपर एक लाइट आके फॉल करती है, ऐसा होता है। वो लाइट बेसिकली कहाँ से आती है, वो इसी अपर्चर कोलिमेटर से आती है। उस लाइट को रखने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो हमें नज़र नहीं आती हैं। अब जब आपके पास ये फॉर एग्जांपल एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब से कैथोड है, एनोड के ऊपर आकर स्ट्राइक की, इलेक्ट्रॉन्स आए एनोड के ऊपर स्ट्राइक किया, एक्सरेज बनी। अब यहाँ पर आपके पास रखा जाता है, जब एक्सरेज निकलती है ना, इस साइड पे आपके पास एक बल्ब होता है और यहाँ पर आपके पास रखा जाता है मिरर को। इस बल्ब से लाइट निकलती है, मिरर के ऊपर आती है और मिरर पे आने के बाद नीचे सीधा स्ट्राइक करती है। ठीक है, अब ये एक्सरेज भी यहीं पे आ रही हैं। तो एज अ रिजल्ट हमें ये नज़र आता है कि जिस फील्ड के ऊपर लाइट पड़ रही है वहीं पे एक्सरेज आ रही हैं, क्योंकि लाइट विजिबल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, विजिबल है, नज़र आती है। ठीक है, तो एक्सरेज को देखने के लिए ये एक बड़ा अच्छा तरीका इजाद किया गया है। ऑल राइट, द कोलिमेटर लैम्प एंड द मिरर मस्ट बी एडजस्टेड सो दैट द प्रोजेक्टेड लाइट फील्ड कोइंसाइड्स विद द एक्सरे बीम। अब ये भी याद रखना है, हमने लैंप और मिरर को इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो हमारे पास लाइट बाहर निकलेगी वो बिल्कुल उसी बीम के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि एक्सरे बीम इस जगह पर है। अगर लाइट कोइंसाइड नहीं करेगी, लाइट किसी और जगह पर जा रही है, एक्सरे बीम किसी और जगह पर जा रहा है, तो हमें क्या हाफ इमेज मिलेगी। इफ द लाइट फील्ड एंड एक्सरे बीम डू नॉट कोइंसाइड द लैंप और द मिरर मस्ट बी एडजस्टेड। अगर वो कोइंसाइड नहीं करें तो आप लोगों को लैंप और मिरर को एडजस्ट करना पड़ेगा। Such coincidence checking is a necessary evaluation of any quality control program। तो ये coincidence checking बहुत ज़रूरी है। Misalignment of the light field and X-ray beam can result in collimator cutoff of anatomical structures। तो अब लेट्स से ये आपके पास एक एरिया है और आपने इसकी इमेजिंग करनी है, लाइट आपके पास आ रही है। अब देखो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इस हिस्से की इमेजिंग करनी है तो आप लोगों ने लाइट यहाँ पर फॉल करवाई हुई है, लेकिन अगर एक्सरेज कोइंसिडेंस नहीं करेगी उसके साथ तो एक्सरेज हो सकता है यहाँ पर फॉल कर रही हो, तो इमेज तो आपको इस एरिया की मिलेगी, इस एरिया की तो नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लाइट से तो इमेज नहीं बनती, इमेज तो एक्सरे से बनती है ना। लाइट तो हमने बेसिकली कोइंसाइड करवाने के लिए रखी हुई है कि वो कोइंसाइड करनी चाहिए, ताकि जिस जिस जगह पर लाइट पड़े हमें पता होना चाहिए कि जिस जगह पर लाइट पड़ी उसी जगह पर एक्सरेज पड़ रही हैं। ठीक है, तो इनका कोइंसिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यही कहते हैं कि मिस अलाइनमेंट ऑफ अ लाइट फील्ड एंड एक्सरे बीम कैन रिजल्ट इन कोलिमेटर कट ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो जिस चीज़ की एनाटॉमी चाहिए, जिस चीज़ की इमेजिंग चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। टुडे नियरली ऑल लाइट लोकलाइजिंग कोलिमेटर्स मैन्युफैक्चर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर फिक्स्ड रेडियोग्राफिक इक्विपमेंट्स आर ऑटोमेटिक। आजकल सारे ऑटोमेटिक्स हैं, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव बीम लिमिटिंग डिवाइसेस। अब पॉजिटिव बीम लिमिटेशन जो है इसको मैंडेटरी कर दिया था यूएस में 1974 के अंदर, लेकिन बाद में ये रेगुलेशन जो है वो हटा दिया गया था। When a film loaded cassette is inserted into the बकी, हमने पहले बात की थी, बकी हमारे पास क्या होती है, ये एग्जामिनेशन काउच है, इसके अंदर आपके पास एक मूवेबल ट्रे होती है, इसको आप लोग जिस तरह ड्रॉर को खींचते हो उसके अंदर आप लोग कैसेट को रख दो, कैसेट के अंदर बेसिकली क्या है, फिल्म है, तो आप लोग इसको अंदर ले कर फिर आप लोग इसको बंद कर दो और आप लोग इसको मूव भी करवा सकते हो। तो ये हमारे पास बेसिकली बकी है जिसके अंदर क्या रखा जाता है, इमेज रिसेप्टर को रखा जाता है। ठीक है, एंड इज क्लैम्प्ड इनटू प्लेस। आपने उसको पहले ड्रॉर की तरह बाहर निकाला, उसके अंदर कैसेट को रखा, फिर उसको आप लोगों ने अंदर कर दिया। सेंसिंग डिवाइसेस इन द ट्रे आइडेंटिफाई द साइज एंड अलाइनमेंट ऑफ द कैसेट। अब उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेंसिंग डिवाइसेस होती हैं, अब उसने कैसेट की लेंथ वगैरह नोट कर ली, साइज वगैरह नोट कर लिया। अ सिग्नल ट्रांसमिटेड टू द कोलीमेटर। अब वो सिग्नल किसको देगी, वो सिग्नल देगी कोलीमेटर को, और कोलीमेटर क्या करेगा, कोलीमेटर अपनी सिंक्रोनस मोटर्स को एक्चुएट करेगा, that drive the collimator leaves to a pre-calibrated position so the X-ray beam is restricted to the image receptor in use। ठीक है, तो अब कोलीमेटर बेसिकली क्या करेगा, कोलीमेटर से जो बीम निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे निकलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसी एनाटॉमी पर जाएगा जिसकी आप लोगों ने इमेजिंग करनी है और उसी एरिया पर इमेज रिसेप्टर के जाएगा। ऑल राइट, ये आपके पास है रोटेटिंग एनोड, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आए,
इस रोटेटिंग एनोड के ऊपर फॉल किए, इस रोटेटिंग एनोड से क्या निकली है, एक्सरेज बनी है। ठीक हो गया। अब नीचे हमने क्या लगाया हुआ है, हमने ये आपके पास ट्यूब हाउसिंग है। ठीक है, इस तरह से आपके पास बनी होती है ना, ये ट्यूब हाउसिंग है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाहर हमने लगाया है एक वेरिएबल अपर्चर कोलीमेटर। अब वेरिएबल अपर्चर कोलीमेटर क्या है, यहाँ से आपके पास एक्सरेज आ रही हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है, बल्ब है। अब बल्ब से जब लाइट निकलेगी इस मिरर के साथ स्ट्राइक करेगी और लाइट भी नीचे आ रही है। अब एक्सरेज भी नीचे आ रही है, लाइट भी नीचे आ रही है। अब बाहर आपके पास जब निकलेगी तो ये एरिया आपको नजर आएगा, जो लाइट आपको नजर आएगी आप देख लोगे कि जिस जिस जगह पर लाइट जा रही है इसका मतलब उसी जगह पर एक्सरेज भी है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, एक आपके पास है सेकेंड स्टेज शटर्स और दूसरे हमारे पास हैं क्रॉस शटर्स, यानी कि आप लोग इनको ऊपर नीचे और दाएं बाएं मूव करवा सकते हो। आप लोग इनको दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव करवा सकते हो। आप लोग फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो कि आप लोगों ने रेक्टेंगुलर रखनी है या स्क्वायर रखनी है। ठीक हो गया। Even with positive beam limiting, when appropriate, the radiologic technologists usually manually collimate more tightly to reducing patient radiation dose and improve image quality। यानी कि हमारे पास ऑटोमेटिक होने के बावजूद जो आपके पास टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसको मैनुअली भी कोलिमेट करना चाहिए। ठीक है, ताकि पेशेंट को डोज कम मिल सके और इमेज की क्वालिटी अच्छी आ सके। अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड द एक्सरे बीम एक्सीड द साइज ऑफ इमेज रिसेप्टर, यानी कि एक्सरे बीम को कभी भी इमेज रिसेप्टर के साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इमेज रिसेप्टर इतना है तो एक्सरे बीम को सिर्फ और सिर्फ इतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीम आपके पास इतना है और इमेज रिसेप्टर इतना सा है। ठीक है। Depending on the tube potential, additional collimator filtration may be necessary to produce high quality radiographs with minimum patient radiation dose। यानी कि अगर आप पेशेंट रेडिएशन डोज को और भी कम करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, हम कोलिमेशन फिल्ट्रेशन भी यूज करते हैं, हम उसको भी ऐड करते हैं। ठीक हो गया। सम कोलिमेटर हाउसिंग्स आर डिजाइन टू अलाउ इजी चेंजिंग ऑफ द एडेड फिल्ट्रेशन, यानी कि कुछ कोलिमेटर के ऊपर जो प्रोटेक्टिव हाउसिंग्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि आप उनको इजीली चेंज कर सकते हो। Filtration stations of 0, 1, 2 and 3 millimeter of aluminium are most common। तो आप 0 से लेकर 3 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम यूज करते हो कॉमनली। ठीक है। सो फिल्ट्रेशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, टोटल फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। इनहेरेंट फिल्ट्रेशन क्या होती है, जो उस ट्यूब के अंदर बनी हुई आई, और वो कौन सी थी, ट्यूब की हाउसिंग। ठीक है, वो मेटल और जो ग्लास का इनक्लोजर था वो फिल्टर के तौर पे काम कर रहा था। और एडिड फिल्ट्रेशन क्या होती है, जो हम खुद ऐड करते हैं। ठीक है। इवन इन द जीरो पोजिशन, हाउएवर द एडिड फिल्ट्रेशन टू द एक्सरे बीम इज नॉट जीरो, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी किस्म की फिल्ट्रेशन ऐड नहीं की तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप लोगों ने फिल्ट्रेशन ऐड नहीं की तो फिल्ट्रेशन हो भी नहीं रही। नो, फिल्ट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि उस जो एक्सरे ट्यूब है उसके अंदर इनहेरेंटली भी फिल्ट्रेशन प्रेजेंट है। जो आपके पास ग्लास और मेटल का इनक्लोजर है वो भी एज अ फिल्टर काम कर रहा है। ठीक है। बिकॉज कोलिमेटर स्ट्रक्चर्स इंटरसेप्ट द बीम। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास कोलिमेटर के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी बीम के साथ इंटरसेप्ट करते हैं, वो भी बीम को कुछ हद तक एब्जॉर्ब करते हैं। इन एडिशन टू द इनहेरेंट फिल्ट्रेशन ऑफ द ट्यूब, यानी कि इनहेरेंट तो फिल्ट्रेशन उसके अंदर प्रेजेंट ही है। आपके पास जो कोलिमेटर नीचे हमने यूज किया है वेरिएबल अपर्चर कोलिमेटर, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एग्जिट पोर्ट होता है जो कि यूजुअली प्लास्टिक होती है, और आपके पास रिफ्लेक्टिंग मिरर है जो कि सिल्वर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारी आपके पास क्या है, ये भी फिल्ट्रेशन के तौर पे काम करती हैं। The added filtration of the collimator assembly is equivalent to approximately 1 millimeter of aluminium। तो अगर आप लोग फिल्ट्रेशन को ऐड करते हो तो वो कितनी होगी, 1 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम होगी। और इनहेरेंट कितनी होती है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर देखा था 0.5 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम होती है। ठीक है। हमने 3 बड़ी डायफ्राम अपर्चर होता है जो कि आपके पास ट्रॉमा के अंदर यूज हो रहा होता है और किसी भी पार्ट की इमेजिंग कर सकता है। देन हमने कोन्स का पढ़ा जो कि डेंटल रेडियोग्राफी के अंदर होती हैं। ठीक हो गया। फिर हमने कोन कटिंग देखा था कि क्या था, हमने कहा कि इसकी अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर अलाइनमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, एनाटॉमी सही से नहीं आएगी, कोन कटिंग होगी। ठीक है। इसके अलावा हमने बात की सिलेंडर्स की, और कोन्स में जो आपके पास बीम होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। देन हमने बात की वेरिएबल अपर्चर कोलिमेटर की। ठीक है, उसमें हमने बात की कि लाइट बल्ब होता है जिससे लाइट निकलती है, मिरर के साथ स्ट्राइक करती है और
मिरर के साथ स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होती है और पेशेंट की बॉडी के ऊपर आकर फॉल करती है। तो जिस जिस जगह लाइट होती है उस जगह एक्सरेज होती है। इनकी अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया।